गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था जनन की प्रक्रिया में अलैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन, और आज हम लोग देखेंगे जंतुओं में जनन। पिछले क्लास में बताया था कि आपको जंतुओं में जनन बताएंगे। तो जंतुओं में जनन, वैसे जंतुओं में जनन की क्रिया होती है। जंतुओं में जनन में भी लैंगिक जनन तो हम लोग देख रहे थे, अलैंगिक जनन देखे जैसे अमीबा में, और इसमें जो था वो अलैंगिक जनन था। यहाँ हम लोग देखेंगे जंतुओं में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो लिंग की आवश्यकता होती है। अधिकांशतः उच्च श्रेणी के प्राणियों में लैंगिक जनन पाया जाता है, यानी जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं उसमें भी उच्च बहुकोशिकीय प्राणी जो हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। इस लैंगिक जनन का अर्थ ही होता है दोनों नर और मादा लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। तो उच्च श्रेणी के प्राणियों में, विशेष करके तुम्हारे कोर्स में मानव लैंगिक जनन है, इसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। नर जनन अंग में जब हम नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहते हैं तो सामान्यतः जो प्राथमिक डिफरेंसेस होता है नर और मादा में, वो तुम लोग देखती होगी। कैसे हम लोग पहचान लेते हैं कि यह लड़की है और यह लड़का है, उनके शारीरिक संरचना के आधार पर। लेकिन यह जो जनन अंग है यह शरीर के भीतरी अंग हैं, जिनको कि हम उनका अध्ययन करते हैं उनकी संरचना के आधार पर। तो देखते हैं कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के अंतर्गत ये निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसे नर जनन अंग में वृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, शिश्न, सहायक ग्रंथियाँ। उसी तरह से मादा जनन अंग में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, सहायक ग्रंथियाँ। तो ये कुछ जनन अंगों के नाम हैं, मुख्यतः जो हैं वो जनन अंगों के नाम हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि इस जनन अंग की संरचना का जो अध्ययन कर रहे हैं या जनन अंग के बारे में जान रहे हैं तो ये होता क्या है। तो जो प्राथमिक लक्षण थे जिनके आधार पर हम लोगों ने इसका अध्ययन किया कि लड़की और लड़के में फ़र्क कैसे किया जा सकता है या नर और मादा में क्या फ़र्क होता है। ठीक है। एक द्वितीयक लक्षण होता है जिसको कि लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो स्त्री में या मादा में द्वितीयक लक्षण कौन कौन से, इसे इसको गौण लक्षण कहते हैं। एग्ज़ाम में आता है कि नर और मादा के द्वितीयक लक्षण लिखिए या गौण लैंगिक लक्षण लिखिए। ठीक है। उस आधार पर स्त्री के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण मुख्य हैं। बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास। यह अधिकांशतः जब जनन अंगों की जनन कोशिकाएं विकसित होने लगती हैं तो उस दौरान बाह्य जननांगों तथा स्तनों का विकास, यानी स्तन का विकास होने लगता है। मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाता है। श्रोणी मेखला तथा नितंब का चौड़ा होना। श्रोणी मेखला कमर के नीचे का हिस्सा, जांघ से जो जुड़ी हुई अस्थि होती है उसको श्रोणी मेखला कहते हैं, और नितंब जो कमर के निचला हिस्सा होता है वो धीरे धीरे चौड़ा होने लगता है। स्वर मधुर हो जाता है और तीव्र हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा परिवर्तन आता है कि बच्चों का या लड़कियों का विकास इसको माना जाता है। दूसरा है पुरुषों के द्वितीय गौण लगे। तो उसी तरह से नर में भी परिवर्तन होता है। वो क्या परिवर्तन होता है, चेहरे व शरीर पर बाल आ जाते हैं, यानी दाढ़ी बाल आने लगता है। स्वर में भारीपन आ जाता है। शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। जैसे स्त्रियों में या बालिकाओं में मासिक धर्म का प्रारंभ होता है, उसी तरह से पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। अस्थियां और पेशियां मजबूत हो जाती हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। ये कुछ लक्षण हैं जो आंतरिक अंग जब जनन क्रिया के लिए तैयार होते हैं या निषेचन के लिए तैयार होते हैं या अंडाणु या शुक्राणु का निर्माण होने लगता है तो उस दौरान नर और मादा में ये सब परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण। अब जब वो परिवर्तन होता है उसी दौरान ये अंग तैयार होते हैं निषेचन की क्रिया के लिए, जो ये नर और मादा जनन अंग है। ठीक है। अब इसके आधार पर जनन की क्रिया होती है।
तो मानव में जनन के चरण कौन कौन से हैं? तो 3 चरण इसमें होते हैं, युग्मक जनन, निषेचन और युग्मनज का परिवर्धन। युग्मक जनन, निषेचन और युग्मनज का परिवर्धन। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि युग्मक जनन क्या है। जैसा कि पिछले लेसन में पढ़ चुकी हो, आनुवांशिकता चैप्टर में पढ़ाए थे, बताए थे कि युग्मक क्या होते हैं। कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान एक पूर्ण द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका का निर्माण युग्मक कहलाता है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेट बनने की, युग्मक को इंग्लिश में गैमेट कहते हैं, गैमेट के बनने की क्रिया होती है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है, बनता कैसे है? तो जनन अंगों की जनन कोशिकाओं में, जनन अंगों की जो जनन शरीर के जो जनन अंग हैं, जनन तंत्र के जो जनन अंग हैं, उनकी जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके पहले भी हम विभाजन बताए थे तुम लोगों को कि 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। कायिक कोशिका में अर्ध समसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस दौरान अगुणित कोशिका का निर्माण होता है और अगुणित कोशिका जो बनती है उसको कहते हैं युग्मक। अगुणित कोशिका क्या होती है? जैसे ये एक सपोज करो कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। यह संरचना जो होती है द्विगुणित होती है, 2n इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, अब जब ये विभाजित होगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, तो 2 कोशिका बनेगी अगुणित संरचना। तो एक कोशिका से अगुणित संरचना बनी, इसमें 23 गुणसूत्र होंगे और इसमें 23 गुणसूत्र होंगे। ठीक है, तो यह जो गुणसूत्र वाली संरचना होगी यह अगुणित संरचना होगी, ये युग्मक कहलाते हैं। इस प्रकार से शुक्र जनन मातृकोशिका यानी नर में जो होता है शुक्राणु जनन कैसे होता है या शुक्राणु युग्मक कैसे बनता है? तो जो शुक्र जनन मातृकोशिका होती है ये क्या होती है? 2n होती है। ठीक है, और इसमें 4 कोशिकाएं बनती हैं। ये 4 कोशिकाएं अगुणित संरचना वाली बनती हैं और प्रत्येक कोशिका जो होती है शुक्राणु कहलाती है, जो कि नर कोशिका होती है, नर युग्मक होती है ये। ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु होती है। ये शुक्राणु भी n संरचना वाली, इसी को कहते हैं। जो 4 कोशिकाएं होती हैं विभाजन के बाद वो शुक्राणु का निर्माण करती हैं और ये कहाँ तैयार होता है? नर के वृषण में। ठीक है, तो ये नर युग्मक का निर्माण हुआ, शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मादा जनन में, जो कि अंड जनन की क्रिया कहलाती है। मादा जनन में अंड जनन मातृकोशिका, इससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। जैसे उसमें बनी ये मातृजनन कोशिका जो होती है यह भी 2n होती है और 4 कोशिकाएं जो बनती है ये n हो गई। यही 4 कोशिकाएं जो होती हैं इसमें से सिर्फ एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है। वहाँ तो शुक्राणु कई बन गए, लेकिन यहाँ इन 4 कोशिकाओं से केवल एक कोशिका से एक अंडाणु बनता है। क्लियर है इतना सबको? शुक्र जनन और अंड जनन में से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हुआ। ठीक, अब यह शुक्राणु और अंडाणु के द्वारा ही, अब यहाँ ये युग्मक बने। युग्मक जनन के प्रथम चरण में युग्मक जनन की क्रिया में एक अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण हुआ। आगे हम लोग इसके बाद देखेंगे सेकंड स्टेप, दूसरा चरण इसका है निषेचन। निषेचन में क्या होता है? नर व मादा युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। नर व मादा, नर क्या है? शुक्राणु युग्मक और मादा युग्मक अंडाणु। इन दोनों के मिलने से जो क्रिया होती है उसको कहते हैं निषेचन। ठीक है, अब निषेचन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि निषेचन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जो होता है वह जलीय माध्यम में होता है
पानी में होता है अधिकांशतः, जैसे मेढक है, मछली है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उसमें भी जलीय माध्यम में ये बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। होता क्या है कि नर और मादा अपने अपने अंडाणु और शुक्राणु को पानी में छोड़ देते हैं और दोनों निषेचित हो जाते हैं। निषेचित होकर के युग्मनज का निर्माण करके और उसमें विभाजन की प्रक्रिया होती है और उसमें एक संरचना बन जाती है। फिर ये संरचना धीरे धीरे विकसित होकर के जीव बना लेती है। तो इसको कहते हैं बाह्य निषेचन।